तो हाय फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे। तो देखो, वैसे तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 10 आउट ऑफ 41 है ये, 10 आउट ऑफ 41। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब क्या आएगा, मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि जैसे कि यहाँ पे हमने ये इनके बारे में पढ़ा, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल। तो इनके बारे में मुझे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाना था, तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों का जुगाड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो, हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये होते हैं ये आइसोब्यूटाइल वगैरह, इनको भी हम आईयूपैक नेम में कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये या तो सेकंड पार्ट में पढ़ लिया था या फिर आज हम पढ़ेंगे। तो इससे अब इसको हम आईयूपैक नेम में भी कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो जितने भी हैं मैं इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। सबसे पहला क्या होता है, विनाइल कार्बन, ठीक है। कार्बन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कहीं पे भी जो हमारी साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको हम क्या कह देंगे, विनाइल ग्रुप, ठीक है। अगला जाता है एलाइलिक कार्बन, sp3 कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो चिंता मत करो, कुछ दिनों में उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो आप लोगों ने sp3 पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, उसमें आप लोगों ने sp3 कार्बन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो अब देखो, ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसीज हो रही हैं। ये देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये आगे कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन आ गया, sp3 कार्बन आ गया ना, ठीक है। तो sp3 कार्बन आ गया, तो इन्होंने क्या है, sp3 कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे जस्ट नेक्स्ट हमारे पास एक sp3 कार्बन है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। अगला आ जाता है बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं sp3 कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जस्ट नेक्स्ट sp3 कार्बन एटम, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इसके बाद हम जूम करेंगे थोड़ा, ये हाँ ठीक है, यहाँ से। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे बेंजाइलिक ग्रुप के एग्जांपल्स आ गए, ठीक है। मतलब ये भी बेंजीन ग्रुप, ये बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। ये फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है एग्जांपल्स, हमने अब तक विनाइलिक, एलाइलिक उन सब के। तो विनाइल क्लोराइड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड को हमने क्या पढ़ा था, हम उसको विनाइल कहेंगे, और उस पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे भी विनाइल ग्रुप पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हो गया विनाइल साइनाइड। ये बेंजीन क्लोराइड, ये बेंजल्डिहाइड। तो इन सब की नेमिंग वगैरह तो अभी आप लोगों ने पूरी पढ़ी नहीं है, तो ठीक है। अब आगे नेक्स्ट ग्रुप जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है प्रोपार्जिलिक कार्बन, ठीक है। प्रोपार्जिलिक कार्बन क्या होता है, sp3 कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब हमने एलाइलिक कार्बन पढ़ा था, वो था sp3 कार्बन एटम जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब प्रोपार्जिलिक कार्बन में क्या आ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जस्ट नेक्स्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो। फिर आ जाता है नॉर्मल और एन ग्रुप, इसके बारे में देखो डिस्कशन हो चुका है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है ना, तो हम जाएंगे, ये कॉमन नेम्स में देखा था ना हमने, हाँ ये देखो एन। तो ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एन जो है ये नॉर्मल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइसो, नियो, ये सब भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल को, ठीक है। तो उसके बाद क्या जाता है, हम वापस से यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने प्रोपार्जिलिक कार्बन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल और एन ग्रुप, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एन एल्काइल ग्रुप विच हैव नो ब्रांच एंड फ्री वैलेंसी बिलोंग टू टर्मिनल कार्बन ओनली, ठीक है। मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें कोई भी वो
क्या नाम होता है उसका, कोई भी ब्रांच ना जुड़ी हो, कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, मतलब डायरेक्टली वो एक स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। जैसे CH3 हो गया, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं जुड़ी हुई, ये हो गया हमारे पास, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं जुड़ी हुई, ये एग्जांपल हो गया, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, ये एग्जांपल हो गया, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल और एन ग्रुप। तो इसको हम क्या कह देंगे, एन मिथाइल, इसको हम कह देंगे एन प्रोपाइल, इसको हम कह देंगे एन इथाइल, और इसको हम क्या कह देंगे, एन ब्यूटाइल। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल्स आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइसो ग्रुप। ठीक है, हमने कॉमन एग्जांपल्स में आइसो भी पढ़ा है। तो आइसो ग्रुप क्या होता है, फ्री वैलेंसी बिलोंग्स टू टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मतलब जिस भी कार्बन को आप बाकी की पूरी चेन से ज्वाइन करोगे, या फिर जिस भी कार्बन पर आप कुछ भी जोड़ोगे, वो कार्बन आपके ग्रुप के लिए वो जो कार्बन होता है ना, वो टर्मिनल कार्बन होता है। जैसे कि अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखो, तो फ्री वैलेंसी इस कार्बन के पास है, तो ये क्या होगा, टर्मिनल कार्बन होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ भी जोड़ना है, आपको CH3 वगैरह कोई भी ग्रुप अगर इस पर जोड़ना है, तो आप वो यहीं जोड़ोगे ना, तो लास्ट कार्बन हुआ तो एक टर्मिनल कार्बन होता है। ठीक है, फ्री वैलेंसी बिलोंग्स टू टर्मिनल कार्बन। ठीक है, टर्मिनल कार्बन के पास हमारी फ्री वैलेंसी है। एंड सेकेंड लास्ट कार्बन मस्ट हैव 1 CH3 एज ब्रांच। अब देखो इसमें दो ही हैं, तो लास्ट से फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। इसमें देखो, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे से बॉन्ड बनेगा, तो ये टर्मिनल कार्बन हुआ। ठीक है, और अगर आप लास्ट से देखोगे तो ये लास्ट सेकंड पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब ये हमने इसी चीज़ को 3 डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है। और इसको नाम क्या क्या दे देंगे हम, इसको हम नाम दे देंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारे पास इसके एग्जांपल आगे जैसे। ठीक है, अब इसमें 3 कार्बन और लास्ट सेकंड कार्बन पे एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट, आगे आइसो, और आइल लगता है ग्रुप में, तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। तो ये जो आइसो वगैरह वाले हैं जो कॉमन नेम्स के लिए थे, किसके लिए थे भला, हमने देखा था एक कॉमन नेम्स के लिए थे। पर देखो हमने जैसा कि पढ़ा कि इनको हम IUPAC में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल कई बार जेई वगैरह में भी आ जाते हैं कि वो डायरेक्टली आपको ऑप्शन देगा ही आइसो और नियो की टर्म्स में, इन्हीं की टर्म्स में आपको एग्जांपल देगा, तो अब आपको इन्हीं की टर्म्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आइसो पढ़ लिया, नॉर्मल ग्रुप पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नियो ग्रुप। ठीक है, ये आ जाता है सिमिलर टू आइसो ग्रुप बट सेकेंड लास्ट कार्बन मस्ट हैव 2 CH3 ग्रुप्स एज ब्रांचेस। अ नियो ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, मिनिमम कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए, और लास्ट सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। ठीक है, ये का है यहाँ पे। तो ये सब डेफिनेशन है, इन डेफिनेशंस के बेसिस पे ही आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आ जाता है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। फ्री वैलेंसी बिलोंग्स टू 2 डिग्री कार्बन एटम, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो आप लोगों को तो 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, अगर इन सब के बारे में पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं अभी आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये भी आपको डेफिनेशन देख के बिल्कुल आसानी से आप इन सब डेफिनेशंस को या तो कहीं पर नोट कर सकते हो, क्योंकि देखो हमने खुद पढ़ा कि ये IUPAC में भी यूज़ होनी है। तो IUPAC हमारा चैप्टर का बेसिस है, और उस पर वो तो पूरी ऑर्गेनिक में काम आना ही है ना, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टर्शियरी एल्काइल। इसमें फ्री वैलेंसी बिलोंग्स टू 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि सर जी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री ये सब क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इन सब के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बताना तो आप लोगों को सब कुछ है ना, सब कुछ जाने बिना मानोगे तो नहीं गए। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि लगा लो आप क्या हमें, हाँ 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये 4 डिग्री ये 4 टाइप होते हैं कार्बन एटम के। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, हम शुरुआत करेंगे 1 डिग्री कार्बन से। किससे शुरुआत करेंगे, 1 डिग्री कार्बन से। ठीक है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो 1 डिग्री कार्बन के केस में क्या होता है कि जो कार्बन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा होगा, बाकी उसकी वैलेंसीज या तो हाइड्रोजन पूरा कर देगा या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी पूरा कर दें, बट कार्बन
नंबर ऑफ़ कार्बन जिससे वो कनेक्टेड होगा वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। 1 डिग्री कार्बन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विद ओनली 1 कार्बन। ठीक है, अब अगर हम 2 डिग्री कार्बन की बात करें, किसकी बात करें हम? 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन, अब देखो आपको नाम से ही समझ में आने लग गया होगा, वो जो भी कंपाउंड बनाएगा ना उसमें वो 2 कार्बन्स के साथ में वो करेगा, 2 कार्बन्स के साथ में बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अब ये देखो, ये मैंने आपके लिए कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें मैंने आपको ये कह दिया कि ये बताओ कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, और चलो 3 डिग्री का मतलब ये देखो आप समझ ही गए ना। 3 डिग्री का मतलब उस पर 3 कार्बन मतलब एक कार्बन 3 फर्दर कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो लगा लो मुझे वैलेंसीज पूरी करनी है तो मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे ब्रोमीन ले लिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 वैलेंसीज आ गई। अब देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि इसमें सबसे पहले हमें क्या पता करना है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। अब देखो, अगर हम इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो फर्दर कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? सिर्फ एक से, सिर्फ इस वाले से। तो ये कितना हुआ? 1 डिग्री, ये वाला। अब इस वाले की बात करें, ये भी फर्दर सिर्फ एक से ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी कितना हुआ? 1 डिग्री हुआ। अब अगर हम इस वाले की बात करें तो ये वाला कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3, 3 कार्बन से ये अकेला जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इस वाले की बात करें तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। और फिर वापस से अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 1 डिग्री कार्बन ही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप देखो तो 4 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा? जो कार्बन चारों के चारों कार्बन से ही कनेक्टेड हो। अगर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख लो तो उसमें सारे कार्बन ही 4 डिग्री कार्बन होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, अब हम चलते हैं वापस से, कहाँ पे भला? हम चलेंगे वापस जहाँ से हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चलते हैं अभी हम फटाफट से वहीं पे वापस। ठीक है, तो हम थे पेज नंबर 11 पे भाई साहब जी। यस, ये आ गया 11 ही है नहीं, अच्छा हाँ, हमने एक पेज ऐड कर दिया ना, सॉरी। तो ठीक है, 12th पेज आ गया। अब हम पढ़ते हैं, हमने यहीं से लीव किया था तो वापस से यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पुराना पार्ट 1 पार्ट 2 देखो बिल्कुल अच्छे से, जितने अच्छे से एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर सकता है ना, मैंने तो उतनी कोशिश किया देखो एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो अब क्या जाता है हमारे पास आ जाता है द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप्स इज़ प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस। अब देखो पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बहकाऊँ ना और बिल्कुल अच्छे से बताऊँ तो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में लिखा जाता है उनका नाम, और कुछ नहीं है। बकवास कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पागल बनाना है आप लोगों को। पैरेंथेसिस मतलब कि आपको जो भी नेम ऑफ सच ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स का नाम आपको ब्रैकेट्स में लिखना होता है। ठीक है, मतलब अभी आप नेमिंग की चिंता मत करो, नेमिंग के मैं आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको नेमिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार हम एनसीईआरटी को बस थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, फिर मैं आपको अच्छे खासे बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जांपल भी कराऊंगा, उनके लिए अलग से वीडियो ही बना लेंगे। ठीक है ना, और मतलब बिल्कुल अच्छे से सब होगा। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। द नेम ऑफ सच ब्रांच चेन एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ये डिस्कस हो गया। ये हम पढ़ते हैं वाइल राइटिंग द ट्रिवियल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूँ ना, हमने पढ़ा था कि लगा लो अगर 2 ग्रुप्स आगे सेम पोजीशन पे हैं, लगा लो अगर ये कार्बन 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 कार्बन, और ये लगा लो यहाँ पे एक CH3 जुड़ गया, और यहाँ पे भी एक यहाँ पे लगा लो CH2 CH3 जुड़ गया। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो ये एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इस बार आप लोगों को मत खानी चाहिए इस एग्ज़ाम्पल में।
चलो इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसका नाम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये एग्ज़ाम्पल हम कर चुके हैं, डिस्कस पहले ही पार्ट 1 में किया था हमने शायद से, यही एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सेम ऐसा ही था शायद से वो, ठीक है ना। तो आपको इसका नाम मुझे बताना है, ठीक है। अभी हम इसके लिए दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया, चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिए। इधर हमने इस वाले पे नहीं, हमने लगा लो इस पे CH2 जोड़ दिया और इस पे CH2 CH3 जोड़ लिया, ठीक है। तो अब देखो इधर से जाओगे तो ये भी थर्ड पोजीशन आएगी, इधर से जाओगे ये भी थर्ड पोजीशन आएगी। बट हमने क्या देखा, इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था, इथाइल, इधर जुड़ा हुआ था मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, ई आता है, एम आता है, तो हमने प्रेफरेंस ई को दी ना, दी थी ना हमने ई को प्रेफरेंस। तो ये लिखा, वाइल राइटिंग द ट्रिवियल नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्सेस आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ मतलब आपको याद रखनी है, हाईलाइट कर लो, NCERT वालों ने भी हाईलाइट करके दे रखी है, तो इनकी इज्जत तो आप लोगों को करनी चाहिए। देखो एक लाइन कहूँगा, NCERT भगवान है, चाहे कोई पेपर दे रहे हो, नीट दे रहे हो, JEE दे रहे हो, केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल मतलब इसके बाहर से कुछ आता ही नहीं। बस आपको NCERT बिल्कुल अच्छे से लाइन टू लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो वही करने के लिए मैंने चैनल बनाया, क्योंकि देखो मैंने यूट्यूब पे देखा तो कोई ज़्यादातर मुझे ऐसे दिखे नहीं कि कोई ऐसे डायरेक्ट NCERT से, 2-3 लोग ही हैं। बट यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को डायरेक्ट NCERT से पढ़ाया जाए और आप लोग भी साथ के साथ अपनी NCERT में हाईलाइट करो चीज़ों को, और जो भी कर रहे हो आप लोग, तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। द यूज़ ऑफ आइसो एंड रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर नेमिंग एल्काइल ग्रुप इज़ ऑल्सो अलाउड बाय द IUPAC। देखो मैंने कहा था ना हमने पढ़ा है, तो ये आप लोगों को हाईलाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको सिर्फ। द यूज़ ऑफ आइसो एंड रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्सेस फॉर नेमिंग एल्काइल ग्रुप इज़ ऑल्सो अलाउड बाय द IUPAC nomenclature as long as these are not further substituted, ठीक है। ये फर्दर सब्सटीट्यूटेड वाली जो बात है ये हमने अब तक नहीं पढ़ी है शायद, हाँ नहीं पढ़ी है, तो ये चीज़ हम पढ़ लेंगे कि मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बेसिकली ये कहा है कि लगा लो ये है, तो इसमें कार्बन पे कार्बन चेन है अगर कोई बड़ी सी, ठीक है, मैंने मान लिया हमारे पास कोई बहुत बड़ी कार्बन चेन है, उस पर नीचे CH3 जोड़ दिया, फिर इधर CH2 जोड़ दिया, इधर CH2 जोड़ दिया, इधर CH3 जोड़ दिया, इधर फिर से CH3 जोड़ दिया। तो अब ये देखो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया है, क्योंकि CH3 आगे फर्दर, अब आप इसको इसका किसका CH3 की ब्रांच कंसिडर करोगे ना, मतलब एक कंपाउंड के ब्रांच की ब्रांच, मतलब ये कंपाउंड आगे यहाँ पे भी ब्रांच की ब्रांच की ब्रांच, तो ठीक है ना, मतलब कि कंपाउंड आगे भी सब्सटीट्यूट हो रहा है, आगे भी वो टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ डिस्कस हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे यहाँ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी आइसो जैसे जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है, और इसी वजह से मैंने आज आपको वो पढ़ाया है, और वो मतलब याद रख लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना उनको, मैंने कोई मजाक नहीं किया, आप लोगों के साथ ऐसे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं लोग आगे क्या कह रहे हैं। आगे लोग कह रहे हैं if there happens to be two chain of equal size, then that chain is to be selected which contains more number of side chains, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने कहा कि लगा लो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है और यहाँ पे C कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, अब ये तो स्ट्रेट चेन है, नहीं गड़बड़ कर दी वैसे हमने, इसमें भी एक और कार्बन जोड़ो, हाँ ये स्ट्रेट चेन है और ये आगे सब्सटीट्यूटेड है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इफ़ देयर हैपन्स टू बी टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। हमने देखा तीनों में 3-3 कार्बन थे, ठीक है, मैंने तीनों में दोनों में 3-3 कार्बन ही बनाए थे, सॉरी। देन डेट चेन इज़ टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, ठीक है। तो जो ये वाली चेन थी इसमें कार्बन कार्बन के पास एक और साइड चेन आ गई, और वो तो डायरेक्ट 0 साइड चेन,
ठीक है। तो वही चीज़ का है कि जो ये वाली चेन है इसको हम छोटा नंबर देंगे, इसको हम ज़्यादा हमारे कंसिडरेंस में लेंगे। ठीक है। फिर क्या जाता है, आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द चेन नंबरिंग इफ़ टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ द चेन, चेन के सिलेक्शन के बाद, इसके सिलेक्शन के बाद, चेन के सिलेक्शन के बाद नंबरिंग इफ़ टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है ना कि लगा लो ये अगर हमारा मेन कंपाउंड है, क्या ले लिया हमने इसको, हमारा मेन कंपाउंड ले लिया, तो जो ये हमारी साइड चेन है इसकी नंबरिंग हम जहाँ से ये कनेक्टेड है ना वहाँ से हम साइड चेन की नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है ना, जहाँ से वो कनेक्ट हुआ है मेन चेन से जहाँ पे साइड चेन कनेक्ट हुई है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। ये चीज़ इन लोगों ने सेकंड पॉइंट में बताई। ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिए और ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, चलो दूसरा तो नहीं, पहला ऐसा है जो बड़ी आसानी से भूला जा सकता है, तो मैं कहूँगा इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगर गलती से भी एक ऐसा सवाल आ गया जिसमें दोनों तीन कार्बन की चेन है, एक सब्स्टिट्यूटेड है एक नहीं है, आप लोग बिना बात के किसी को भी तीन दे दोगे, याद आप लोगों को रहेगा नहीं। ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। ये फिर हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो देखो जो सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, मुझे ये बताओ। सॉल्व्ड एग्जांपल्स का मेन पर्पस ये होता है कि बच्चा उनको खुद देखे, खुद बच्चा अपना पूरा दिमाग लगाए और ख़ुद उनको पूरा समझे। तो देखो मैं आप लोगों पे सॉल्व्ड एग्जांपल की पूरी जिम्मेवारी सौंपता हूँ कि आप लोग खुद करो सॉल्व्ड एग्जांपल, खुद समझ। देखो जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड तो मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स में समझा ही देता हूँ। ठीक है। बट स्टिल आप लोग खुद से समझने की कोशिश करो। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा, पक्का करूँगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर अब आगे क्या है, आगे आ जाते हैं हमारे प्यारे साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या जाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं कि सैचुरेटेड देखो हमने पढ़ा था ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। क्या होता है सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से सिंगल बॉन्ड होते हैं, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वही होते हैं ना, याद करो, पढ़ा था, अच्छे से वीडियो देखा करो। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मोनोसाइक्लिक, असैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक सिर्फ एक साइकिल होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल है, बट अगर मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया तो इसमें 3 साइकिल्स हैं, इसमें एक साइकिल, इसमें 3 साइकिल, तो हमें मोनोसाइक्लिक मतलब कि सिंगल साइकिल है। अ सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज़ नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो। ठीक है। मतलब हमने कंपाउंड की नेमिंग पढ़ी, क्या पढ़ी, कंपाउंड की हमने नेमिंग पढ़ी। ठीक है। तो कंपाउंड की नेमिंग पढ़ी तो हमें उसके सामने साइक्लो लिखना होता है, ये बताने के लिए कि वह एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। तो इफ़ साइड चेन आर प्रेजेंट देन द रूल्स गिवन अबव आर अप्लाइड। ठीक है। अगर कोई साइड चेन अप्लाई होती है तो ऊपर दिए गए रूल्स, मतलब कि जो हमने अब तक पढ़े हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, और नेम ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, एग्जांपल दिए गए हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि सिंगल साइकिल, क्या बोला ये, सिंगल साइकिल। अब ये बताओ इसमें कितने कार्बन है, हम हर पॉइंट पे कार्बन ड्रॉ होता है। ठीक है। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंटा आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, और ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आ गया। क्या नेमिंग होगी, साइक्लोपेंटेन, सिंपल। अब देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, इसमें अगर लगा लो मैंने इसको यहाँ से शुरू किया 1 2 3, तो भी नंबरिंग सबसे छोटी 1 आ रही है। अगर मैंने दूसरी साइड से शुरू किया 1 2 और 3, तब भी सबसे छोटा नंबर 1 ही आ रहा है, तो 1 बराबर 1, सबसे छोटा नंबर तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो फिर क्या देखते हैं हम, देखो अगलों ने यहाँ पे खुद मेंशन भी कर रखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखते हैं फिर हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो अब ये देखो ये हमारे पास मीथेन जुड़ा है,
और यहाँ पे प्रोपेन जुड़ा है। एम पहले आता है, पी पहले आता है, एम पहले आता है ना, तो इसलिए मीथेन की नंबरिंग छोटी। तो मतलब मीथेन का मैंने मिथाइल हो जाएगा ना, ग्रुप जुड़े होंगे, तो क्या नंबर आ जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल। अब देखो आप लोग कहोगे कि हमने पूरे नाम के सामने तो साइक्लो नहीं जोड़ा। साइक्लो ये बता दो पूरा कंपाउंड है कि इसे इतना हिस्सा है, साइक्लिक इतना हिस्सा है ना, तो इतने हिस्से का जो नाम आएगा हेक्सेन उसके सामने आएगा ना साइक्लिक। तो ये क्या आ जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल आ गया। अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक ही पोजीशन पे 2 जुड़े हुए हों तो हम उसको ऐसे करके कर देते हैं 1,1 डाई, क्या कर देते हैं 1,1 डाई मिथाइल, ऐसे हो जाता है। और ये हमने रूल्स में पढ़ा है कि ये जो भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह होते हैं इनको हम नेम में कंसिडर नहीं करते, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना, वरना तो देखो आप यहाँ पे मेरी जान खा जाओगे। ये कहोगे कि यहाँ पे तो सर जी डी है, यहाँ पे ई है, पहले डी आता है तो आगे डी क्यों नहीं लिखा। भाई साहब ऊपर रूल पड़ा है हमें डाई ट्राई टेट्रा को नेम में इंक्लूड नहीं करना होता, हम इसको मिथाइल से ही जोड़ेंगे। तो एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है ना, हो गया सिंपल। अब ये जो प्रॉब्लम 12.7 है खुद करो, दिक्कत आए तो पूछो, मना नहीं करते। ठीक है, तो फिर आ जाता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अब तक जो भी पढ़ा है ना, हमें उसके क्या कर लेने चाहिए, थोड़े से एग्जांपल्स कर लेने चाहिए, है ना। एक बार एग्जांपल्स कर लेंगे ना तो अब तक जो पढ़ा है उसके आप लोगों के अच्छे से एग्जांपल्स वगैरह कर लोगे तो अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में ना। तो ठीक है, मैं एग्जांपल्स का इंतज़ाम करता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दो।